व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम आ गए हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर। इस यूनिट का आखिरी चैप्टर। इस यूनिट के 3 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट और उसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। आखिरी चैप्टर बचा बच्चों जो कि रिलेटेड है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। छोटू सा निन्नू सा चैप्टर है और बहुत मस्त तरीके से इसे खत्म करो। कल इंडिया, चाइना, पाकिस्तान करके इंडियन ही को समाप्त, फिर बचेगा बस अकाउंटेंसी। इतनी शिद्दत से पढ़ाऊंगा तुम्हें अकाउंटेंसी, चिंता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ 20 दिसंबर को क्या आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारे लिए 20 दिसंबर को। जल्दी से कमेंट में लिखो और आइए जल्दी से इस चैप्टर को करते हैं शुरू। लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर बहुत सिंपल है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये डिस्क्लोज करता है और बहुत ही आसान, मतलब आपको एक जनरल नॉलेज भी है ना तो भी आप इस चैप्टर को आराम से कर लोगे। मेजॉरिटी इससे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक फोटो बनी हुई आती है, बोलता है कि देखो कौन सी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, इसके बारे में लिखो, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो ज्यादा इससे कुछ टिपिकल नहीं आता, बहुत ही आसान सा चैप्टर है बच्चों। तो सबसे पहले देखो बोल रहा है कि एलपीजी से डेवलपमेंट हुआ इकोनॉमी का, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत खराब हो गया। भाई ठीक है, तुमने फैक्ट्रीज लगा दी, तुमने इकोनॉमी ओपन कर दी, लेकिन पेड़ कट रहे हैं उसका क्या, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसका क्या, पॉल्यूशन हो रहा है उसका क्या, सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है उसका क्या, उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो बोल रहा है एलपीजी से ठीक है इकोनॉमी में ग्रोथ हुई, लेकिन एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस आए। तो हमें अब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है और ये प्रयास करना है कि हम एनवायरनमेंट को हार्म ना करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन भी उसको एंजॉय कर पाए और फ्यूचर जनरेशन भी उसको एंजॉय कर पाए। बेटा जी देखो जी, एनवायरमेंट होता क्या है सर, व्हाट इज एनवायरमेंट? तो एनवायरमेंट हम बोलेंगे कि हमारे प्लैनेट पे जितनी भी चीजें हैं सबका टोटल कर दो तो एनवायरमेंट बन जाएगा। यानी एनवायरमेंट इज द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस। टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस मतलब बेटा कि इस अर्थ पे, इस प्लैनेट पे जितनी भी चीजें हैं उन सबका टोटल कर दो और उसके साथ साथ सारे रिसोर्सेज को भी जोड़ दो, सनलाइट को जोड़ दो, एयर को जोड़ दो, वाटर को जोड़ दो, जितनी भी चीजें मेरे को सराउंड कर रही हैं सबको जोड़ दो तो एनवायरनमेंट बन जाता है। सर एनवायरनमेंट क्या क्या करता है, एनवायरनमेंट का क्या क्या फंक्शंस है? नंबर 1, एनवायरनमेंट से हमें मिलते हैं बच्चों रिसोर्सेज। भाई जीने के लिए धूप चाहिए, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जीने के लिए पानी चाहिए, जीने के लिए, पढ़ाई करने के लिए यूट्यूब चाहिए। तो कहां से आ रहे हैं सारे रिसोर्सेज? एनवायरनमेंट से आ रहे हैं बेटा। एनवायरनमेंट सप्लाइज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो खुद को रिन्यू कर लेते हैं, खत्म हो गए दोबारा बन जाएगा, खत्म हो गया दोबारा बन जाएगा। नॉन रिन्यूएबल जो एक बार खत्म हो गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। तो 2 प्रकार के रिसोर्सेज बच्चों हमें देखने को मिलते हैं। तो रिन्यूएबल जैसे ट्रीज, फिशेज, आप पेड़ काटते हो, पेड़ फिर लगा देते हो, फिर हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, एक बार अगर गए ना बेटा तो फिर बहुत दिक्कत है, मिलेंगे नहीं। तो रिन्यूएबल आर दोज व्हिच कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बिकमिंग डिप्लीटेड। कोई दिक्कत नहीं है, खत्म नहीं होंगे। नॉन रिन्यूएबल दोज व्हिच गेट एग्जॉस्टेड विद एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो एनवायरनमेंट हमें दोनों ही रिसोर्सेज देता है, रिन्यूएबल भी नॉन रिन्यूएबल भी, और इन सबको हम यूज करते हैं एज इनपुट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। इसके बाद एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। भाई इंसान इतना सारा वेस्ट जनरेट करता है, फैक्ट्रीज से, घरों से, सब जगह से वेस्ट ही वेस्ट जनरेट करता है। कहां जाता है वो सारा वेस्ट? एसिमिलेट होता है, इकट्ठा हो जाता है। कहां इकट्ठा हो जाता है? एनवायरनमेंट के अंदर ही। एनवायरनमेंट उसको अब्सॉर्ब कर लेता है पूरा का पूरा, है ना। तुम इतना वेस्ट प्रोडक्शन करते हो, कहां जाता है भाई सारा? सब एनवायरनमेंट के अंदर रूल मिल जाता है। एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ। बच्चों हमें जीने के लिए सन, सॉइल, वाटर, एयर सब कुछ चाहिए ना यार। एक भी चीज की कमी होगी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो भी इंसान घबरा जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो भी घबरा जाता है। एक प्रॉपर बैलेंस चाहिए हर चीज का।
तो अगर एनवायरनमेंट हमें ये सब नहीं प्रोवाइड करेगा तो दिक्कत है ना। तो एनवायरनमेंट की वजह से ही जीवन चलता है, लाइफ चलती है बेटा। एनवायरनमेंट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक सर्विसेज का मतलब कि जो ब्यूटी है, जो हमें अच्छा फील होता है जब हम थका जाते हैं, थकने के बाद हम रिलैक्स कहीं पहाड़ों पे जाते हैं या कहीं बीच पे जाते हैं, तो लगता है ना यार क्या शानदार चीज बनाई है नेचर ने, सनसेट देखते हैं, सनराइज देखते हैं, तो ये सब होती है एस्थेटिक सर्विसेज, है ना। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लैंड, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, रेनफॉल, एयर, एटमॉस्फेयर। लोग इंजॉय करते हैं सीनिक ब्यूटी ऑफ दीज एलिमेंट्स, है ना, और इससे हमें बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिलती है। अब सर एनवायरमेंटल क्राइसिस कब होते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कब अराइज होती हैं? तो देखो बच्चों, दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले बोल रहा है नंबर 1, व्हेन रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन इज अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन, यानी कि जो रिसोर्स की एक्सट्रैक्शन रेट है ना वो बहुत ज्यादा हो रीजनरेशन रेट से, यानी रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और रीजनरेशन बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा, यानी रिसोर्स रीजनरेट इतना नहीं हो रहा जितना एक्सट्रैक्ट हो रहा है। आप ज्यादा निकाल रहे हो उसको और रीजनरेट नहीं कर पा रहे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नंबर 1। पहली मेन प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम है कि वेस्ट जनरेटेड आर नॉट विद इन द एसिमिलेशन कैपेसिटी। अभी हमने बोला ना कि एनवायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट, लेकिन अगर एनवायरमेंट की जो वेस्ट जनरेशन है ये ज्यादा हो जाए एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से, जितना एनवायरमेंट एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये भी बच्चों एक मेजर प्रॉब्लम है। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कब कब आती है? नंबर 1, अगर आप एनवायरमेंट में रिसोर्सेज का जो एक्सट्रैक्शन है, भाई कोयले की खान है, कोयला पे कोयला निकाल रहे हो उसमें से, अब रीजनरेट हो नहीं पा रहा तो एक दिन खत्म हो जाएगा, तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ गई। सिमिलरली जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, एनवायरमेंट की एक सीमा है बेटा उस वेस्ट को एब्जॉर्ब करने की, अगर उससे ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करोगे तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो भी एनवायरमेंट में अगर वेस्ट जनरेशन ज्यादा हो रहा है एब्जॉर्प्शन से तो फिर दिक्कत है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। नीचे ऊपर वाली को वैसे कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, और इसको एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब कि एनवायरनमेंट में कितना वेस्ट जनरेट है उसको कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं हम, है ना। एनवायरमेंटल क्राइसिस लीड्स टू, अब जब क्राइसिस होंगे तो उसमें हमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस, ओजोन डिप्लीशन, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। स्क्रीनशॉट लो, डन, बढ़िया सर। अब रीजंस क्या क्या है भाई, क्यों हो रहा है ऐसा, एनवायरनमेंट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? भाई देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बच्चों, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज ना करना, जनसंख्या का बहुत तेजी से बढ़ना, बहुत ज्यादा जो हमारे रिसोर्सेज हैं फैक्ट्रीज में बर्निंग होना, हीट प्रोड्यूस होना, बहुत सारे बच्चों मल्टीपल फैक्टर्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भाई जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा लग रही हैं, तो उससे एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है बट सप्लाई इतनी नहीं है। नंबर 2, एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ द रिसोर्सेज, चाहे रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो, क्योंकि जरूरत बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत तेजी से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। 3 शब्द बोले मैंने, लिख के आना एग्जाम में। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज का ज्यादा से ज्यादा लगना, मॉडर्नाइजेशन लोगों का मॉडर्न होना, इस सब से ना नीड बहुत ज्यादा बढ़ रही है नए तरीके के गुड्स और सर्विसेज की, तो उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी अब देखने को ही नहीं मिलते, उससे बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल क्राइसिस देखने को मिल रहा है, राइट। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, डेवलपमेंट प्रोसेस ने पॉल्यूशन कर दिया। अब तुम एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI तो आप सबको पता ही है कितना ज्यादा आजकल ट्रेंड में है, स्पेशली दिल्ली के आसपास वाले एरियाज में। कैपिटल ऑफ इंडिया है तब भी AQI की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है वहां पे, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी और वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है बेटा, है ना। इसी तरीके से हमारे कंजम्पशन और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स बहुत पुअर है, उल्टा सीधा कंज्यूम कर रहे हैं, उल्टा सीधा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हमारी कैपेसिटी पे, है ना। हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं उसका ध्यान नहीं दे रहे, बस वेस्टेज हो रही है, उल्टे सीधे प्रोडक्शन, उल्टे सीधे कंजम्पशन, जिससे ओवरऑल एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है बच्चों। उसके बाद द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज ऑल्सो राइजिंग। ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं।
भाई ओवरऑल फैक्ट्रीज से हीट जनरेट हो रही है, जिससे पूरा जो तापमान है वो गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्म होता जा रहा है, गर्म हो रहा है। तो उससे बच्चों हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमारे जो आइसबर्ग्स वगैरह हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो भी पिघल रहे हैं। उसके पिघलने से फ्लड्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एनवायरमेंटल हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक तो देखो हमारे पास रीड ओनली टॉपिक है। रीड ओनली टॉपिक कौन सा है? ये ऊपर वाला बोल रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की, वो बहुत हाई होती है। इसका मतलब ये है बेटा कि जो हमारा एनवायरमेंट हम हार्म कर रहे हैं उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है ना वो बहुत हाई है, क्योंकि ओवरऑल खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। भाई सरकार का खर्चा बढ़ रहा है इस सारे एनवायरनमेंट को सही करने के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कैसे करें, किस तरीके से पॉल्यूशन को टैकल करें, तो बहुत खर्चा बढ़ रहा है। दूसरा, एक ओवरऑल इंडिविजुअल का हेल्थ पे खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इंक्रीज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का खर्चा बहुत बढ़ता है, और एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एयर और वाटर खराब होने की वजह से, पॉल्यूटेड होने की वजह से, है ना। अब बच्चों हमारी मेन जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग। अब बड़ा आसान सा काम है बच्चों, ये छोटे बच्चा भी कोई भी बताता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। देखो ये हमारा अर्थ है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाना, हीट हो जाना बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में। इट इज द ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशंस। बहुत ज्यादा गर्मी होना, हीट होना, सर ये क्यों हो रही है, क्या कारण है इसका? भाई सबसे बड़ा जो कारण है ना वो है जो हार्मफुल गैसेस हैं, है ना। देखो बोल रहा है द ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस लाइक वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर ना बच्चों बहुत सारी डेंजरस गैसेस हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। सर वो गैसेस कहाँ से आ रही हैं? फैक्ट्रीज से आ रही हैं, व्हीकल से आ रही हैं। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है जहाँ पे बर्निंग हो रही है, सही है ना। कोल की बर्निंग है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बर्निंग है, तो वहां से बहुत सारी गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में आ रही है, जिस वजह से ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है, राइट। क्या क्या ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं? सबसे पहले आइस मेल्ट हो रही है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। भाई टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आइस मेल्ट होगी, स्पेशली एट द अर्थ पोल्स। उससे क्या होगा? सी लेवल बढ़ेगा, फ्लड्स आएंगे। तो सबसे पहले मेल्टिंग ऑफ आइस। नेचुरल डिजास्टर्स की अगर हम बात करें तो हरिकेन्स हो गए, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आ गई, यानी जो आंधी तूफान, जो तूफान होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ के आएंगे इसी की वजह से। तीसरा, बहुत सारी बीमारी फैलेगी जैसे मलेरिया, जैसे कॉलेरा, डेंगू, चिकनगुनिया। भाई पानी अगर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली पानी वाली ये मच्छर, मक्खी, ये सब बढ़ेंगे तो इससे बीमारी ज्यादा फैलेगी। एनिमल्स पे इम्पैक्ट आएगा। भाई बहुत सारे एनिमल्स जो रहते ही सर्दी में है, वो सर्दी नहीं होगी तो वो सब खत्म हो जाएंगे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज जैसे पोलर बियर जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो साइकिल ऑफ सीजन्स हैं वो शिफ्ट हो जाएगा बेटा, यानी समर ज्यादा बड़ा हुआ करेगा, विंटर छोटा हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग हैज लेड टू शिफ्ट इन द साइकिल ऑफ सीजन्स एज समर्स आर गेटिंग लॉन्गर देन विंटर्स। तो ये हमारे पास मेन प्रॉब्लम आ जाएगी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। ओजोन डिप्लीशन बताओ भाई, व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन? बेटा हमारा जो अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ की तरफ बहुत सारी यूवी रेज जो हैं वो बाहर से आ रही होती हैं। अब ये जो यूवी रेज है ना ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इन यूवी रेज से बचने के लिए हमारे अर्थ के बाहर एक लेयर है, ये ग्रीन वाली लेयर जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है इन यूवी रेज से। इस लेयर को बोलते हैं ओजोन लेयर, ठीक है। लेकिन ये ओजोन लेयर जो है ये धीरे 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 डैमेज होती जा रही है। सर ये डैमेज क्यों होती जा रही है? डैमेज इस वजह से होती जा रही है बच्चों क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस आ रहे हैं जो इसको डैमेज कर रहे हैं, राइट। तो ओजोन लेयर है क्या? मैंने आपको बता दिया, जो प्रोटेक्ट करेगी। अब ये डिप्लीट होती जा रही है, खराब होती जा रही है। ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। हमारे पास एयर में बहुत ज्यादा क्लोरीन आ रहा है। कहां से आ रहा है? मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और अदर फोर्सेस से, मेनली ब्रोमोफ्लोरोकार्बन से भी आता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन से भी आता है। ये मेनली कूलिंग सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों, कूलिंग सब्सटेंसेस जो आपके रेफ्रिजरेटर्स में, एसी में, यहां पे यूज करे जाते हैं। इनमें से ये जो डेंजरस गैसेज हैं ये प्रोड्यूस होती हैं जो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, ओजोन लेयर हार्म होती है। तो अब ये हार्म होगी तो बाहर से यूवी रेज एंटर करेंगी, उससे स्किन कैंसर, इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। देखो क्या बोल रहा है,
द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय high level of chlorine and bromine compounds in the stratosphere. The origin is CFC, which is used as a cooling substance in ACs and refrigerators. उसके साथ साथ aerosol propellants and bromofluorocarbons, मैंने बोला ना CFCs और BFCs, which is used in fire extinguishers. Fire extinguishers में होता है, ये भी हमारी ओजोन डिप्लीशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्या इम्पैक्ट्स होंगे बेटा? इससे यूवी रेज एंटर करेंगी और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, जैसे स्किन कैंसर होगा, जैसे हमारे बहुत सारे एक्वेटिक पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो ख़त्म हो जाएंगे। उसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं, ह्यूमंस को भी, वाटर बॉडीज़ को भी, प्लांट्स को भी, सबको नुकसान पहुंचाएगी ये, अगर बाहर से यूवी रेडिएशंस आएंगे। ठीक है बेटा। अगर हम इंडियाज़ एनवायरनमेंट की बात करें बेटा जी, तो इंडियाज एनवायरनमेंट के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अबंडेंस है नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे हाई रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल, हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स, उसके साथ साथ बहुत सारे फॉरेस्ट, मिनरल डिपॉजिट्स, बहुत कुछ है। लेकिन इसका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। इन किस नाम से? वही तीन चीज़ें, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये खत्म करते हैं हमारी चीज़ों को। The black soil of Deccan Plateau is particularly suitable for cultivation of cotton, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ग्रो करता है। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारी शान है वो है ब्लैक सॉइल। उसके साथ साथ द इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स स्प्रेड फ्रॉम अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल और कल्टिवेटेड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है पूरे वर्ल्ड में, है ना। इंडिया के फॉरेस्ट की भी अगर हम बात करें तो बहुत शानदार है। इंडियाज फॉरेस्ट, दो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोवाइड ग्रीन कवर फॉर मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, राइट। उसके साथ साथ और रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे पास आयरन ओर्स, कोल, नेचुरल गैस, ये भी हमारे देश में पाए जाते हैं। 20% हमारे पास टोटल आयरन ओर के रिजर्व्स हैं। सोचो तो कितना तगड़ा हमारा। ऐसे थोड़ी सोने की चिड़िया बोलते थे बच्चों, सोने की चिड़िया ऐसे थोड़ी बोलते थे भाई, सारे रिजर्व्स हमारे पास थे। देखो चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट। अब इंडियाज एनवायरनमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं भाई? दो चैलेंज तो हमने वैसे ही पीछे पढ़ लिए, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, हर तरीके का पॉल्यूशन बेटा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सारे पॉल्यूशन एक चैलेंज है। वाटर कॉन्टैमिनेशन, वही वाटर पॉल्यूशन हो गया। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होता है भाई? सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जब सॉइल की जो सबसे फर्टाइल लेयर होती है वो चली जाती है, बह जाती है तेज तूफान की वजह से, या फिर पानी बाढ़ आए तो बहुत तेजी से वो ले जाता है, तो सॉइल इरोजन। पेड़ों का कटना, डिफॉरेस्टेशन, ये भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमें, वही तीन चीजों की वजह से, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। लिख के आना ये। वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, बहुत सारे हमारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है, दिखेंगे ही नहीं, आर सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ इंडिया। तो क्या क्या हमारे मेजर प्रॉब्लम्स हैं? लैंड डिग्रेडेशन, यानी लैंड की क्वालिटी खराब होना, बायोडाइवर्सिटी लॉस, हमारी स्पीशीज का खत्म होना, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की क्वालिटी खराब होना, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, एयर पॉल्यूशन। इन सबको बच्चों आपको याद रखना है कि ये हमारे लिए बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। ठीक है। अब वन ऑफ द चैलेंजेस लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का डिग्रेड होना। अपग्रेड, डिग्रेड, अपग्रेड मतलब बढ़ना, डिग्रेड मतलब घटना, खराब होना। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे एनवायरनमेंट को लैंड डिग्रेडेशन है। इट रेफर्स टू डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर और वेजिटेशन कंडीशन कॉमनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अब वो ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? बहुत बार बता दिया मैंने, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। इनकी वजह से मेनली ये सारी चीजें हो रही हैं भाई। पेड़ काट काट के इंडस्ट्री लगा रहे हैं, गांव खत्म कर करके शहर बना रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे सारी चीजें डेवलप कर रहे हैं, बट जमीन कहां से आ रही है? जंगल के जंगल कट रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है बेटा। लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। अब देखो क्या क्या होगा इससे भाई, हमारे पास वेजिटेशन की कमी हो जाएगी, पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी, रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। एनक्रोचमेंट इनटू द फॉरेस्ट लैंड्स, फॉरेस्ट लैंड्स पे जबरदस्ती अपना पोजेशन बना लिया जाएगा, घुस जाएंगे लोग, कब्जा कर लेंगे फॉरेस्ट की लैंड पे। उसके साथ साथ ज्यादा ओवर ग्रेजिंग होगी। ओवर ग्रेजिंग का क्या मतलब होता है कि जो हमारे
नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उनको ज़्यादा एनिमल्स उसमें घुसेंगे, ओवर ग्रेज कर देंगे, ज़्यादा चर जाएंगे उसको, ठीक है। उसके बाद हम सॉइल कंजर्वेटिव मेजर्स अगर नहीं लेंगे, सॉइल को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो सॉइल वैसे ही खराब हो जाएगा हमारा। और उसके साथ साथ फ्यूल, वुड और फॉडर हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी हम बहुत ज़्यादा कटिंग करेंगे पेड़ों की, बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे एज रिसोर्सेज, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये सब बच्चों हमारे पास लैंड डिग्रेडेशन के कारण है, ठीक है। क्यों क्यों हो रहा है भाई, लैंड की क्वालिटी क्यों खराब हो रही है? एक तो बहुत ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं, फॉरेस्ट लैंड पे लोग कब्जा करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूल वुड का नीड आ रहा है, हम सॉइल कंजर्वेटिव मेजर्स नहीं ले रहे हैं, और ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी बेटा, ठीक है। ये सब कॉजेज हैं लैंड डिग्रेडेशन के। बढ़िया। इसके बाद क्या बोल रहा है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बच्चों पेड़ों का कटना। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या था? क्वालिटी खराब होना। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ का कटना। इट इज डिफाइंड एज अ लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर एग्जीक्यूटिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। अब इसके पीछे भी वही 3 कारण है क्यों पेड़ काटे जाते हैं: अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनियस फॉरेस्ट, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन से वही सेम चीजें, वेजिटेशन का लॉस, बायोडाइवर्सिटी का लॉस, एनक्रोचमेंट हो जाएगा फॉरेस्ट लैंड पे। इसका मतलब लोग कब्जा कर लेंगे, घर वर बना लेंगे, फैक्ट्री लगा लेंगे, फ्लोरा एंड फोना का नुकसान हो जाएगा, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का नुकसान हो जाएगा बेटा, ठीक है। लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज लेट्स टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब पेड़ कटेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस बढ़ जाएंगी, ओवरऑल ऑक्सीजन कम होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, एनवायरमेंटल ओवरऑल पॉल्यूशन ज्यादा होगा। ये चीजें हैं बच्चों मेनली। बढ़िया सर। इसके बाद सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन बताओ जी क्या होता है? सॉइल की क्वालिटी खराब होना। देखो बोल रहा है सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस व्हेन सरफेस सॉइल इज वॉश्ड अवे थ्रू एक्सेसिव रेन्स एंड फ्लड्स। बहुत ज्यादा रेन्स की वजह से, फ्लड्स की वजह से जो टॉप क्वालिटी सॉइल होती है ना, वो सबसे गुड क्वालिटी होती है, वो बह जाती है, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि जो वैरायटी है वो खत्म हो जाना। बायोडाइवर्सिटी इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एनॉर्मस वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, है ना, चाहे वो प्लांट्स की हो, बैक्टीरिया की हो, एनिमल्स की हो, ह्यूमंस की हो, इसका भी लॉस हो रहा है बच्चों। उसके बाद वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन तो सब जानते ही हैं। जब पानी में हार्मफुल सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे तो वाटर पॉल्यूशन होगा, जब हवा में हार्मफुल सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे तो एयर पॉल्यूशन होगा। तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास? When toxic substances enter rivers, streams and other water bodies, और वो अल्टीमेटली वाटर को खराब करते हैं, तो उसको हम वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। ये इधर का है, ये इधर का है, ये तार गलत जुड़ गए तार सही से जोड़ लेना बेटा तुम, ओके। एयर पॉल्यूशन क्या है? जब पॉल्यूटेंट्स हो, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स एयर में, उसको हम एयर पॉल्यूशन बोल देते हैं, ओके। ये सब प्रॉब्लम्स हैं बच्चों। अब सर एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, एयर पॉल्यूशन से बच्चों बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑफ कोर्स, सांस लेने की समस्या, आंखों में प्रॉब्लम्स, आंखों में जलन होना लोगों के। भाई अल्टीमेटली आप टच में आओगे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स के जो आपकी आंख में जाएंगे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपके गले में जाएंगे, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, बोलने में प्रॉब्लम होगी। ये सब एयर पॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स हैं, राइट। और उसके साथ साथ डैमेज होता है एनवायरनमेंट को भी, है ना, जैसे ओजोन डिप्लीशन होगा। भाई ओजोन लेयर खराब होगी ना, क्योंकि हमारी हवा में डेंजरस गैसेस ज्यादा होंगी, राइट। अब कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? नंबर 1, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ना यूज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना मतलब ट्रेन्स का यूज करो, पब्लिक बसेस का यूज करो। आप अपने सब लोग गाड़ी लेके मत निकलो भाई, आसपास जाना है पैदल निकलो, साइकिल्स पे निकलो, जिससे पॉल्यूशन कम हो। दूसरा, क्लीनर फ्यूल्स यूज करो, पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी यूज करो, है ना। उसके साथ साथ सोलर एनर्जी यूज करो, इलेक्ट्रिक यूज करो, वो इंपॉर्टेंट है। एलपीजी यूज करो घर पे, राइट, एलपीजी घर पे यूज करो। उसके बाद क्लीनर टेक्नोलॉजी यूज करो, क्लीनर टेक्नोलॉजी जैसे वही सोलर एनर्जी का यूज करो, विंड एनर्जी का यूज करो, इससे पॉल्यूशन कम होगा बेटा। बढ़िया सर। अब आया बेटा हमारे पास आखिरी टॉपिक, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? बेटा रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है, इन सच अ मैनर
कि आज की जनरेशन भी उसको एंजॉय कर ले और आने वाली जनरेशन के लिए भी बच जाए, रिसोर्स खत्म ना हो। तो देखो क्या बोल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट प्रोसेस दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। मतलब आज की जनरेशन का भी काम हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स बच जाए, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? नंबर 1, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे वो नॉन रिन्यूएबल हो, उनका वेस्टेज खत्म करना होगा। पहले तो हमें उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना होगा, वेस्ट नहीं होना चाहिए रिसोर्स, भाई कम है। तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको रेस्ट्रिक्टेड वे में यूज करो, यानी जितनी जरूरत है उतना यूज करो, वेस्ट मत करो। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। इट मींस जो एक्सट्रैक्शन है वो कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए रीजनरेशन से, जो आपका एक्सट्रैक्शन है वो हमेशा कम होना चाहिए रीजनरेशन से। रिसोर्स ज्यादा हो, एक्सट्रैक्ट कम हो, तब बढ़िया चलेगा। दूसरा, नॉन रिन्यूएबल को चेंज करो रिन्यूएबल से। भाई ये अगर खत्म हो गए ना तो ये मिलेंगे नहीं, तो नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाओ, ठीक है। एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड, रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स मस्ट बी डेवलप्ड, ठीक है। तीसरा, इनपुट एफिशिएंट बनो। इनपुट एफिशिएंट मतलब वेस्टेज नहीं होना चाहिए, वेस्ट को मिनिमाइज करो, कम से कम वेस्ट होना चाहिए। वेस्ट मिनिमाइज हो जाएगा तो सब बढ़िया हो जाएगा, राइट। पॉल्यूशन कंट्रोल करो। सर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें? पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेजर्स लो, है ना। एयर पॉल्यूशन के लिए गैसेस को रोको, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो सरकार बनाती है उसके अंदर जो रूल्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो बनाई जाए कंपनीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि इतना ही प्रोडक्शन करना है भाई, है ना। उसके साथ साथ जो वेस्ट है वो प्रॉपर्ली डिस्पोज किया जाए, इधर उधर कहीं पानी में ना डाल दिया जाए जिससे पॉल्यूशन होता है, राइट। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। पॉल्यूशन एमिशन शुड बी लिमिटेड टू द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। जितना हमारा एनवायरमेंट एब्जॉर्ब कर सकता है बस उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनसंख्या को रोको, जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, इसीलिए कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल करना जरूरी है। सर क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? ये वही आ गई पीछे वाली, लगभग सेम। क्या, कौन से एनर्जी यूज करें? नॉन कन्वेंशनल, द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। भाई जो पानी से बनने वाली बिजली यूज कर रहे हो ना, उसे शिफ्ट कर दो सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे। भाई पानी खत्म हो जाएगा इस तरीके से। पानी हमारे पास लिमिटेड ही है, ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, इंडिया ह्यूजली डिपेंड्स ऑन थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स, है ना, फॉर इट्स पावर नीड्स, बट बोथ दीज रिसोर्सेज हैव एडवर्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स। तो हमें बेटर रिसोर्सेज की तरफ जाना है, जैसे सोलर एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी, वो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। उसके साथ साथ क्लीनर फ्यूल्स यूज करो, ये हमने पीछे पढ़ा। पेट्रोल डीजल की जगह एलपीजी, सीएनजी, बेटर चीजें यूज करो। ऑन अर्बन एरियाज यूज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज बीइंग प्रमोटेड टू बी यूज्ड एज फ्यूल। इन दिल्ली द यूज ऑफ सीएनजी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज सिग्निफिकेंटली लोअर्ड एयर पॉल्यूशन। बस यहाँ की तो बात ही ना करो, दिल्ली की तो। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स, ठीक है, हमें क्या करना है, मिनी हाइडल प्लांट्स यूज करने हैं ताकि एक बेटर वे में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो पाए। इलेक्ट्रिसिटी से हम इनपुट एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी बना पाए कि कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का यूज किया जाए, जैसे फार्मिंग के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज किया जाए, जो हमारे पुराने लोग बता के गए कि ये चीजें अच्छी हैं, उनको फॉलो किया जाए। ट्रेडिशनली इंडियन पीपल हैव बीन क्लोज टू द एनवायरनमेंट, तो वो जितनी भी प्रैक्टिसेस थी, चाहे वो हेल्थ केयर की हो, चाहे हाउसिंग ट्रांसपोर्ट की हो, वो हमें यूज करनी चाहिए क्योंकि वो सब एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ओके सर, बायोकंपोस्ट यूज किया जाए। बायोकंपोस्ट का मतलब कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह ना यूज करके नेचुरल कंपोस्ट को यूज करें। द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर हैज एडवर्सली अफेक्टेड द लार्ज एरियाज ऑफ प्रोडक्टिव लैंड और वाटर बॉडीज भी। मतलब सिर्फ जमीन तो खराब करी है, वाटर बॉडीज को भी खराब करा है। आगे बोल रहा है बायोपेस्ट पे कंट्रोल करो। बायोपेस्ट का क्या मतलब होता है कि हमें जो हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं कीड़ों को मारने के लिए, वो अल्टीमेटली हमें भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि सब्जी तो उसी से आएगी ना भाई, और वो बह के भी कहाँ जाएगा, पानी में जाएगा, वही पानी हम पी लेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैज इंक्रीज द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, जिसने फूड को तो खराब करा ही है,
वाटर बॉडीज को भी खराब करा है, ये है मेन चीज। उसके साथ साथ अनसस्टेनेबल पैटर्न्स को चेंज किया जाए और सस्टेनेबल यूज करे जाए, मतलब कहीं पे भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं जो अनसस्टेनेबल है, जो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाएंगे, ऐसे ना यूज करके सस्टेनेबल यूज करे जाए जो लॉन्ग टर्म में हमें मदद करे। विद इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर, वेस्टफुल कंजम्पशन linked to the market driven consumerism is stressing the resources base of developed countries further। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि कंज्यूमरिज्म बढ़ता जा रहा है, कंज्यूमर बहुत डिमांडिंग हो गया है और कंज्यूमर की डिमांड्स को पूरे करने के लिए किसी भी तरीके से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जो कि गलत है। कंज्यूमर की डिमांड को नहीं, थोड़ा नेचुरल रिसोर्सेज को भी देखो, उस हिसाब से प्रोडक्शन करो ताकि सस्टेनेबिलिटी रहे, लॉन्ग टर्म यूज रहे रिसोर्सेज का। ये यहाँ पे बोल रहा है बेटा, बस और तो कुछ नहीं है इस चैप्टर में। चैप्टर हमारा समाप्त है बेटा जी। इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। एक चैप्टर बचा है, वो है हमारा इंडिया चाइना पाकिस्तान। अगली क्लास में वो करेंगे और पूरा आपका इंडियन इको समाप्त। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।